सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें। सबसे पहले बात हॉर्मुज़ स्ट्रेट की करते हैं। वहाँ से अभी जो भी जहाज़ गुजरना चाहते हैं उनसे फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। पेमेंट सिस्टम कैसा रहेगा उसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ये बात तो पहले से ही हमारी अमेरिका को गवारा नहीं है। तो अब कैसा रहेगा? क्या ये सचमुच पॉसिबल है? क्योंकि अमेरिका ने पुरानी स्टेटमेंट्स में भी ये बहुत बार दोहराया है कि अगर कोई जहाज गुजरने के लिए ईरान को पैसे देगा तो उस पर खास निगाह निगाह नजर रहेगी अमेरिका की। तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं वसूली शुरू होगी या फिर इस पर कुछ और निकलेगा? देखिए, ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो टैक्स वसूलने, फीस वसूलने या कह सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वो एक टोकन अमाउंट फीस कुछ वसूलना चाहते हैं, उसका सिस्टम के लिए वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है आज, उसमें उसमें भी ये बात हुई है कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पीजीएस से नाम से एक संस्था बनी है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय की जा रही है और उसमें फिर जिस इस एरिया से जो जहाज गुजरेंगे उनको फिर परमिट की जरूरत होगी। तो परमिट मीन्स की एक फीस देकर परमिट मिलेगा। देखिए, फरवरी से ही जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रभावित है, क्योंकि वहां पर जंग चल रही है और उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इंटरनेशनल जो शिपिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ी है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और आप देखिए कि कन्वेंशनल फ्यूल, खासकर ब्रेंट क्रूड की आप कीमतें देखिए, उसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दिख रहा है, एलपीजी की कीमतों पर दिख रहा है। तो खैर, ईरानी जो अधिकारी हैं वो लगातार अपना अपन क्या कहें, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार वहां पर चीजें कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बड़ा ना गले की फांस सा बना हुआ है। अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस है, पर वहां पर इतनी माइंस बिछा दी हैं ईरान वालों ने, आईआरजीसी ने। तो आईआरजीसी की जो इतनी माइंस बिछाई हैं, मतलब मेरे को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सारा कुछ शांति भी हो जाए तो भी 4-5 महीने का वक्त लगेगा सारा कुछ नॉर्मल होने में, नॉर्मलसी लौटने में, क्योंकि वो माइंस हटाने में बहुत बहुत वक्त लगेगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि ये एक इंटरनेशनल सी वे है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, समुद्री रास्ता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। तो इसके ऊपर कोई टोल नहीं होना चाहिए, कोई इसके ऊपर कोई पैसा नहीं वसूल सकता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसका विरोध किया है। तो खैर, ये बहुत क्लियर है, दुनिया भर का 25% के आसपास जो नेचुरल गैस है या फिर ब्रेंट क्रूड है वो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। और इसके ऊपर तरह-तरह के जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात है उसका असर तो देखिए ब्रेंट क्रूड के ऊपर पड़ेगा, इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा ही। इंडिया अपन अपने को पता ही है कि इंडिया सफर कर रहा है। अब ईरानी जो मीडिया है वो अलग किस्म से रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान सीधे टोल वसूलने की बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है। तो ट्रांजिट फीस होगी, एनवायरनमेंट कॉस्ट होगी और अन्य जो सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज हैं, उनके नाम पर रकम वसूली जा सकती है। तो खैर, जो 2 ईरानी अधिकारी हैं वो ओमान के साथ इस प्रस्ताव के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो इट मीन्स मतलब ओमान और ईरान दोनों इस मामले में सहमत दिख रहे हैं। खैर, अभी जो लेटेस्ट 24 आवर की 5 बड़ी अपडेट है उनकी बात करें तो ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास इस परमाणु जो हथियार बना रहा था ईरान, इसको रोकने के लिए ना जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ये भी उन्होंने दावा किया कि भाई जो 1600 जो तेल के जहाज फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं और उसका असर दिख रहा है। तो खैर, अब उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी वो तो देखना होगा।
ईरान भी मतलब जंग को लेकर बहुत ऐसे दिखता है, ईरान कह रहा है कि हमारे पास अभी और बहुत सारे सीक्रेट हथियार हैं, तो अगर किसी को कोई जंग वगैरह करनी है तो आ जाए। तो वो भी मतलब एकदम से ऐसे इज़राइल और अमेरिका को लेकर कोई ऐसे नरमी वाला रुख दिख नहीं रहा। ब्रेंट क्रूड जो है मतलब 105 $110 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। महँगा है, मतलब हमें पता है कि जब जंग शुरू नहीं तो 67 डॉलर प्रति बैरल हम ब्रेंट क्रूड देख रहे थे। तो इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस, मतलब 70-80% इसमें इसमें हमें इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है दामों में। तो ये काफ़ी है। एक बार तो आप हम बात कर रहे थे ब्रेंट क्रूड 115 116 डॉलर प्रति बैरल भी ट्रेड कर रहा था। तो उसका नुकसान मतलब हो रहा है लोगों को और मतलब आम लोगों को हो रहा है। जी। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 35 जहाज गुजरे हैं और इनका ये माना जा रहा है कि ईरान के साथ आईआरजीसी के साथ कुछ सर्टेन किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें तेल टैंकर हैं, कुछ कंटेनर जहाज हैं। तो खैर अब देखते हैं कि क्या बनता है। यूरोप सबसे ज़्यादा परेशान है इस सारे मामले में। यूरोप, भारत मतलब साउथ एशिया भी काफ़ी परेशान है। तो ख़ैर लेकिन पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ थोड़ी नज़दीकी दिखाई तो उसका फ़ायदा ले रहा है। भारत को थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी, बिल्कुल, दिक्कत तो है। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो बात हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अभी चर्चा बनी हुई कॉकरोच जनता पार्टी की करते हैं। उनके फाउंडर का बयान आया है, अभिजीत दिपके जिनका नाम है, कि शिक्षा मंत्री जो हैं, वो इस्तीफ़ा दें। ये बात उन्होंने नीट को लेकर कही है, जो पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद उनके माता-पिता का भी एक बयान सामने आया है। वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, इंटरनेट के ऊपर तो इस पार्टी ने धमाल मचाया है। इंस्टाग्राम पे आज मैं देख रहा था कि 20 मिलियन फॉलोअर्स इसने क्रॉस कर लिए हैं। ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से ऑल टाइम हाई है। मतलब इवन भारतीय जनता पार्टी से तो तकरीबन 3 गुना के आसपास पहुँच गए। उनके 8 मिलियन हैं, तो मतलब 80 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पे उनसे नौजवान जुड़े। इंस्टाग्राम इट्स अ वेरी यंग प्लेटफ़ॉर्म, बहुत यंग लोगों का प्लेटफ़ॉर्म है। और इसमें ज़्यादातर 18 से 30 साल के नौजवान जेन ज़ी जिनको हम बोलते हैं, वो लोग पाए जाते हैं। तो उसमें जेन ज़ीज़ में ये पार्टी काफ़ी फ़ेमस हो रही है। सीजे सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को, मीडिया वालों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच बोला था। तो फिर वहीं से ये पार्टी आई, कॉकरोच जनता पार्टी। काफ़ी ये हिट किया। इसने दूसरे दिन तो भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस कर दिया था। अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो पहले नंबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं। मैं अभी देख रहा हूँ तो 21 मिलियन हो गए हैं, 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, आईएनसी 12 लाख के आसपास 1.2 मिलियन, और तीसरे पे बीजेपी है। तो खैर अब यही है कि मतलब हालाँकि वो सवाल बहुत सारे हैं कि क्या ये आम आदमी पार्टी जैसा कोई फिनोमेना तो साबित नहीं होगा, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रह जाएगा, जेन ज़ीज़ कुछ करेंगे भी ग्राउंड पे उतर के। हालाँकि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में बहुत कुछ हो चुका है, नौजवानों ने नहीं किया है, तो ऐसा मतलब एकदम से अपफ्रंट तो नहीं। तो ख़ैर अभी उनके जो अभिजीत दिपके हैं, उनको मारने की धमकी वग़ैरह मिल रही है। लेकिन अभिजीत दिपके कोई ऐसे मैच्योर पॉलिटिशियन या उनके उनके पास कोई पॉलिटिकल थॉट ऐसा मुझे नहीं दिखता। मैं भी उनको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। वो आम आदमी पार्टी में होते थे, मनीष सिसोदिया की टीम में, सोशल मीडिया वग़ैरह करते थे, अभी अमेरिका में हैं। ख़ैर तो उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था इंडिया में। उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया। इंस्टाग्राम पे अभी उनको कोई ब्लॉक नहीं किया गया, तो वो लगातार चल रहा है। तो मुझे मतलब जैसे सबसे ज़्यादा फॉलोवर तो इंडिया से ही हैं, तकरीबन 97% के आसपास फॉलोवर हैं। और मतलब आप देखेंगे तो काफ़ी इसको लेकर मतलब उनके अकाउंट को हैक करने की भी कोशिश हो रही है, मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। अब वो 2029 को लेकर दिख रहे हैं कि वो 2029 को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी काफ़ी उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ख़ैर आने वाले दिनों में पता लगेगा कि किस किस्म की मुहिम है। लेकिन अभी मतलब ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो एक सीजेआई ने कमेंट किया, उसके कारण काफ़ी लाइमलाइट में दिख रही है। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो बात करते हैं 2 भारतीयों की मौत की, जो एवरेस्ट से उतर रहे थे, उस समय उनकी मौत हो गई है। हाँ, 2 इंडियन माउंटेनियर थे। उनकी डेथ हुई, संदीप हरे और उनको कुमार तिवारी। दोनों मतलब ये बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के गए हुए थे, और वो काफ़ी मतलब सीनियर माउंटेनियर माना जाता है। उनकी
जो अरुण तिवारी की मौत है वो हिलेरी स्टेप के पास हुई है और उन्होंने थर्सडे को करीब 5:30 बजे एवरेस्ट फतेह किया था और वापस वो उतर रहे थे, तो बेस कैंप की तरफ लौट रहे थे। तो हालाँकि जो शेरपा रेस्क्यू टीम होती है उन्होंने रेस्क्यू करने की भी कोशिश की, लेकिन मतलब डेथ हुई है दोनों की। तो 3 जो भारतीय माउंटेनियर थे, वो वहाँ तक पहुँचे थे, उनमें से 2 की इससे पहले अगर बात करें तो तुलसी रेड्डी और अजय पाल सिंह धालीवाल, ये 2 हैं और ये अगले दिन ये अरुण तिवारी और लक्ष्मीकांत मंडल पहुँचे हैं, तो इनको चोटें लगी हैं। तो इसमें 2 लोगों की डेथ की खबर है और मतलब काफ़ी सीनियर माउंटेनियर हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट को लेकर ना, माउंट एवरेस्ट फतेह करने को लेकर एक ह्यूमन कई काफ़ी वो है। अब क्योंकि मैं ये खबर पता नहीं उनकी मौत के ऊपर मुझे कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में 5 लोगों की डेथ हो चुकी है एवरेस्ट के ऊपर ना। हर साल हम जी। देखते हैं कि तकरीबन 10, 12 15 लोगों की डेथ होती ही होती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को की ऊँचाई फतेह करने के लिए। ये एक बड़ा मतलब इसको स्पोर्ट्स बोलें, माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स बोलें, क्या बोलें, सब बोल सकते हैं, लेकिन हासिल मुझे मतलब ऐसे कोई जैसे मेरे लिए यात्राओं का मकसद या कि कहीं पे पहुँचने का मकसद ये होता है कि नई संभावनाओं की तलाश या कोई रिसर्च या कोई ज्ञान की खोज, ऐसा। लेकिन जैसे मैं बहुत सारे माउंटेनियर्स के बारे में के स्पीचेज़ सुनता हूँ कि वो क्यों फतेह कर रहे होते हैं इतनी बड़ी-बड़ी, कोई किलिमंजारो चढ़ रहा होता है, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा होता है। तो उनका कहना होता है कि हम ये मतलब डर के अपने डर को जीतना चाहते हैं या फिर इतने बड़ी ऊँचाइयों को छूना चाहते हैं, पता नहीं ऐसे अजीब-अजीब बात आती हैं। तो मुझे जी। ख़ैर थोड़ा ये लगता है कि जो माउंटेनियर्स हैं उनको इस इतना एक्सट्रीम रिस्क लेने से बचना चाहिए। अगर ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है भी, तो भी मतलब हमें कम से कम अपनी मौत तक इसको नहीं खेलना चाहिए। आपको हुँ। मतलब आपकी हद पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत में हैं। सारे के सारे शहर जितने 22 टॉप के सबसे गर्म शहर हैं, वो भारत में ही हैं और उससे भी आगे की बात यूपी के 13 शहर हैं इसमें। ज़रा बताइए कौन-कौन से जो वो शहर हैं? देखिए लगातार जो टेम्परेचर है इंडिया में राइज़ कर रहा है और मतलब मैं तो एक चीज़ एक चीज़ को और लेकर हैरान हूँ कि सारे जो गर्म शहर हैं वो भारत के ही हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के 13 शहर हैं, उड़ीसा का बोलिंगर और बिहार का सासाराम सबसे ज़्यादा गर्म माना जा रहा है। बिहार का पटना, गया जी ये सब बहुत गर्म माने जा रहे हैं। अब अगर मतलब हम लिस्ट अगर पढ़ें तो उसमें बलांगीर, सासाराम, बिलासपुर, वाराणसी, बक्सर, जौनपुर, महासमुंद, मुरादाबाद, सीतापुर, रायपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, पीलीभीत, भिलाई, रुद्रपुर, गाज़ीपुर, दुर्ग, शाहजहाँपुर, रामपुर, बिजनौर, अकबरपुर, बरेली। ये सब यहाँ पर हम देख रहे हैं 46-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। जैसे मतलब मैं बात करूँ बिजनौर वगैरह की, बिजनौर तो बिल्कुल ऐसे फुटहिल्स में, शिवालिक फुटहिल्स में बसा हुआ शहर है और मतलब गंगा वगैरह भी है। वो भी गर्म चल रहा है, तो बहुत-बहुत बुरे हालात हैं। तापमान हीट वेव का अलर्ट है और थोड़ा आपको और अजीब लगेगा कि रात को भी गर्म हवाएँ चल रही हैं। ये भारत में हो रहा है, ठीक है? रात को गर्म हवाएँ चल रही हैं इन शहरों में और रात में भी लोग जो पहले छतों के ऊपर गलियों में सो जाते थे, जो गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको लाइट कट की थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए अब बाहर सोना या छत पे सोना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि गर्म हवाएँ चल रही हैं। और रात को भी हीट वेव के अलर्ट जो है जारी किए जा रहे हैं। ख़ैर मतलब काफ़ी राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो, कई जगह पे हीट वेव के जो अलर्ट हैं वो हैं। वो लगातार जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं जी। वो भी बीमार पड़ ही रहे हैं। पंजाब में टाइमिंग बदला गया है, 25 मई से सुबह 7:30 बजे से स्कूल खुलेंगे और मतलब मुलाज़िमों की भी 8 घंटे की बजाय 6 घंटे की ड्यूटी कर दी। मुझे लगता है कि स्कूली बच्चों का तो अभी 25 मई से छुट्टी ऐलान नहीं कर देनी चाहिए। कौन-सा 5-7 दिन ज़्यादा पढ़ा के आप क्या कर लोगे? मौसम आप देखिए, मौसम बहुत खतरनाक है। तो ख़ैर जनरली प्रैक्टिस ये है कि 1 जून से छुट्टियाँ की जाती हैं। तो मुझे लगता है 25 मई से 1 सप्ताह पहले ही अब की बार छुट्टी कर देनी चाहिए। ख़ैर देखना होगा कि हुकूमत क्या इसके ऊपर फ़ैसला लेती है, लेकिन फ़ैसला तो अभी तो सिर्फ़ टाइमिंग को आगे करने का है कि जो सरकारी दफ़्तर हैं वो 7:30 से 2 बजे तक रहेंगे। स्कूल 7:30 से तकरीबन 1 बजे, डेढ़ बजे तक कर दिए गए हैं। तो तब तक जो है स्कूल चलेंगे। जी, जी।
और इससे अगर हम आगे बढ़े तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है वेनेजुएला। सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने वहां से खरीद बढ़ाई है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि अमेरिका का भी थोड़ा जोर होगा कि भाई इधर आइए, हम देते हैं आपको तेल। देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में ब्रेंट क्रूड है, जो तेल है, हम रशिया से ले रहे हैं। रशिया से भी इस वजह से ले पा रहे हैं क्योंकि अभी अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। हर 1 महीने का जो एक्सटेंशन अमेरिका दे रहा है कि जिनके साथ अमेरिका की बिज़नेस डील है, वो फिर कह दे रहा है कि हाँ, आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। दूसरे पे यूएई से हमें काफ़ी तेल आ रहा है। तीसरे पे वेनेजुएला से आने लगा है, सऊदी से भी आ रहा है, अमेरिका से। मतलब अमेरिका और सऊदी को पीछे छोड़ दिया। देखिए, यूएई और सऊदी से जो तेल घटा है वो आपको सीधा समझ में नहीं आ रहा होगा। वो तो अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण और जो मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, गल्फ कंट्रीज जो डिस्टर्ब बैठी हैं, उस वजह से हुआ है। रशिया, हालांकि इस अमेरिकी ट्रेड डील से पहले रशिया से हमें काफी सस्ता तेल भी मिलता था, सब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ब्रेंट क्रूड मिलता था। लेकिन खैर, डील हुई उसके बाद अब रशिया हमें कोई डिस्काउंट तो ऑफर नहीं कर रहा, पर स्टिल दे आर गिविंग अस 23 लाख बैरल जो ब्रेंट क्रूड है वो हर डेली दे रहे हैं। तो काफी बड़े अमाउंट में जो तेल है वो अभी रशिया से आ रहा है। देखिए, वेनेजुएला से तकरीबन 50% के आसपास सप्लाई पड़ी है। हालांकि वेनेजुएला सा और अमेरिका से जो ब्रेंट क्रूड आता है उससे मतलब वो महंगा पड़ता है क्योंकि वो दूर से आ रहा है और उसका अपन कहें कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ख़ैर, ये चीज़ है। और सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने भी तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, आपको पता ही है। तो हो उसका असर है, ब्रेंट क्रूड हमें महँगा मिल ही रहा है। मतलब हम बार-बार कह रहे हैं कि इंडिया में फ्यूल क्राइसिस आ रहे हैं और मतलब ठीक है, नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ भी कहते रहें। हालाँकि इनडायरेक्टली बोल तो दिया उन्हें कि भाई आप फ्यूल को सेव करिए, लेकिन लाइनें आप देखिए। मैं मतलब देश के कितने सारे पेट्रोल पंप्स पे लोग ड्रम लेके लाइन लाइन लगा के खड़े हैं और कई जगह पे आदेश पारित हो गए हैं कि बाइक में 200 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डलेगा, गाड़ी में 1,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डलेगा। तो इस किस्म के आदेश वगैरह भी पारित हो रहे हैं। तो मतलब आप टंकी फुल कराओ, जो स्कीम थी वो बंद हो चुकी है। कि यूजुअली हम यही करते हैं कि गाड़ी पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कि वो ऑटो कट कर दे और वो 3 साढ़े 3 हज़ार का पेट्रोल डीज़ल आ जाता है। अब 1000-1200 रुपए का पेट्रोल डीज़ल लेने लेने की छूट मिल रही है। तो ख़ैर, सबसे जो ज़्यादा कच्चा तेल दुनिया में वेनेजुएला के पास ही है, ऑयल रिज़र्व मतलब काफ़ी। लेकिन वहाँ से वही है कि इंडिया को महँगा पड़ता है, तो इसलिए रूस से, रशिया से हम मतलब तेल खरीदते थे। ख़ैर, देखते हैं कि क्या क्या स्थिति बनती है। अमेरिका वेनेजुएला को लेकर काफ़ी होपफुल है क्योंकि उनका कब्ज़ा भी है वहाँ पे। तो ख़ैर, अभी तो यही है कि भारत के 13 जहाज़ अभी भी हॉर्मुज़ में फँसे हुए हैं, तो वो चिंता का विषय तो है ही उसमें। क्योंकि इसी रास्ते से एलएनजी आ रही है, तो एलपीजी की किल्लत ना हो जाए। और 13 जहाज़ फँसे खड़े होना वो मतलब मतलब काफ़ी काफ़ी मुश्किल भरा मामला है क्योंकि आप अपने पुराने जहाज़ों को निकालोगे वहाँ से, तभी तो आप फिर नए ईंधन भी लेने जाओगे। तो आपकी पूरी जो ब्रेंट क्रूड की जो सप्लाई चेन है, एलएनजी की जो सप्लाई चेन है, वही लीक खड़ी है। तो असर तो दिखेगा। अभी तो हम बहुत ऐसे, हमारे पास महीने का ऑयल रिज़र्व था, तो चीज़ें थोड़ी-सी स्मूथ दिख रही थी। पर मेरे को लगता है कि अ, 15 दिन के बाद चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, जैसी अभी दिख रही हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात मजदूरों के नोएडा में हुए प्रोटेस्ट की करते हैं। उसको लेकर अभी अदालत में मामला चल रहा है, काफी चीजों को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उसमें जैसे मैंने बताया था कि एक थिएटर आर्टिस्ट लड़की जो एमए हिस्ट्री जिसने किया हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आकृति, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और उसको 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था और वायलेंस तो वहाँ पे 13 अप्रैल को हुआ है। तो उसने कैसे कैसे भड़काया? मतलब जैसे उसके ऊपर आरोप लगाए, भाई 11 अप्रैल से आपके डिटेंशन में है। तो वो एक मामला है। दूसरा मतलब जो जैसे सीनियर जर्नलिस्ट सत्यम वर्मा, वो कभी नोएडा आए ही नहीं, वो तो लखनऊ में अपने वहाँ पर थे, पत्रकारिता करते हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया। तो सवाल तो है ही कि आप एनएसए लगा दे रहे हो ऐसे किसी को उठा के। और ये पुलिस ये दावा कर रही थी कि 1 करोड़ की ट्रांज़ैक्शंस हैं। कोर्ट में पूछा गया, सबूत दो। कोर्ट तो सबूत जी। माँगेगा, तो सबूत नोएडा पुलिस के पास है नहीं।
तो ये बड़ा फेक केस ये इन लोगों ने इन मजदूरों के खिलाफ, सत्यम वर्मा के, आकृति के और मजदूरों के खिलाफ खड़े किए हैं। गुड़गांव के जो मजदूर आंदोलन के जो लोग थे, आलोक कुमार वगैरह, ये इन सबको जमानत मिल चुकी है। तो जमानतें इनको भी मिल जाएंगी। पर ये दिखाता है कि नेचर क्या। भाई आप पहली बात तो जो मजदूर सड़कों पे उतरे उनकी मांगे जायज थी, क्योंकि आपने मानी भी तो है, आपने उनकी जो मिनिमम वेजेस थे उनमें बढ़ोतरी की है। हरियाणा ने तो सबसे ज्यादा ही करी, 3,500 रुपए करना पड़ा। मतलब इतना गुस्सा था, क्योंकि आप उनके 5 किलो के सिलेंडर के ऊपर 250 रुपए बढ़ा दे रहे हो, उनकी चीजें, फ्यूल हाइक हो रहा है, उनके रेंट हाइक हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें तो हाइक हो रही हैं। और पिछले 10-11 साल से आप उनकी कोई इनकम में कोई बढ़ोतरी थी नहीं। तो जो गुस्सा था वो बहुत जायज था। महंगाई बहुत बढ़ रही है। इस बार हम बात कर ही रहे थे, तकरीबन 7-8 दिन पहले हमने बात की थी कि जो खाद्य महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो 4% के आसपास चल रहा है। तो इट्स वेरी हाई नंबर। तो मतलब चीजें तो गड़बड़ा ही रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो आप उनको एक मिनिमम रिलीफ तो देना ही था, वो आप दे चुके हैं। आप इट मीन्स कि उनका जो आंदोलन था वो जायज था। फिर जो उसके बाद जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनके नेताओं की, उनके सपोर्टर्स की, उसका कोई सेंस समझ में नहीं आता। पुलिस एनएसए लगा दे रही है, देश विरोधी गतिविधि पता नहीं क्या क्या बना दे रही है। साबित नहीं कर पाएगी, अदालत से जमानत तो होगी, लेकिन क्योंकि उस दिन इस बीच महीने, 2 महीने, 3 महीने ये लोग जेल में रहेंगे। तो इटसेल्फ जो सिस्टम है, जिस किस्म का जुडिशरी का सिस्टम है, वो इनके लिए सजा बन जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है बस। जी, इससे आगे बढ़े तो राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने वाला है। खड़गे और दिग्विजय जैसे बड़े नेता रिटायरमेंट पर हैं। हाँ, सीनियर सीनियर लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, उनका कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। दिग्विजय सिंह का हो रहा है। इवन जो साबका प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो 2 पे बाय इलेक्शन भी हैं, और 24 पे, वैसे तो 26 टोटल सीटें होंगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक वगैरह में 4-4 हैं, राजस्थान में 3, मध्य प्रदेश में 3 हैं, झारखंड में 2 हैं। और इवन जो रवनीत बिट्टू हैं वो भी, क्योंकि वो बाय इलेक्शन वाले सीट से भेजे गए थे, तो 2 साल का उनका भी पूरा हो रहा, तो 2 साल बचे हुए थे। तो उनको भी दोबारा से राजस्थान से भेजेगी बीजेपी, या कहाँ से भेजेगी वो देखना होगा। लेकिन रवनीत बिट्टू का भी पूरा हो रहा है। और जॉर्ज कुरियन हैं, दिग्विजय हैं, राजेंद्र गहलोत हैं, शक्ति सिंह गोयल हैं गुजरात से, और साना सतीश बाबू हैं। ये बहुत ऐसे सीनियर लोग हैं जिनकी सीटें खाली हो रही हैं। इवन शिबू सोरेन साहब की सीट उनकी डेथ हो चुकी है। मरूम नेता, झारखंड के काफी बड़े आदिवासी नेता माने जाते थे शिबू सोरेन, उनकी उनकी सीट खाली हो रही है। तो ये लोग हैं, देखते हैं कि इनकी दोबारा कितनों को रिटेन किया जाता है। एवरेज एज मतलब ये माना जाता है कि राज्यसभा की वो 60 प्लस ही, 60 प्लस से ज्यादा नेता आते हैं। देखते हैं कि किस किस्म का मामला रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत यंग पार्लियामेंटेरियन भी राज्यसभा में देखे जा रहे हैं। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो भज्जी हर बार सोशल मीडिया पे होने वाली ट्रोलिंग में फंस जाते हैं। काफी बार ऐसा हुआ है। अभी वो किस बात को लेकर चर्चा में है, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं कि किसने कितना माल किसको पहुंचाया। देखिए, हरभजन सिंह को के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट फंड को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप तो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो आप कम से कम जो पंजाब का रुका हुआ रूरल डेवलपमेंट फंड है वो आप दिलवा दीजिए। तो वो करते करते वो इतने हीटेड आर्गुमेंट्स में तब्दील हो गए ट्विटर के ऊपर, तो कि यूजर्स उनको छेड़ने लगे। तो बोले कि तुम लोग कैसे हो, मुझे पता है, मेरे को गद्दार कहा गया, मैंने देश का झंडा फहराया 19 साल तक, 20 साल तक, और मैंने देश का नाम रोशन किया। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे लाला ने कितने रुपए लिए हैं, राज्यसभा सीटें कितनी बेची। तो मतलब इट मीन्स वो अपने जो उद्योगपति हैं, 3 लोग, 3 त्रिमूर्ति आम आदमी पार्टी की, उनके ऊपर ही आरोप। अब तो आम आदमी पार्टी कहना गलत है, वो बीजेपी के हो गए हैं। जी, ट्राइडेंट वाले साहब हो गए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले साहब हो गए, और वो उनके कंपनी का तो मुझे नाम नहीं पता, वो जो साहनी साहब हैं दिल्ली वाले, तो वो हो गए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इनसे पैसे ही लेके, आपको हमको पता ही है कि वो पैसे लेके भेजा गया राज्यसभा। तो खैर, मैंने तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाली जो स्टोरी थी वो आप लोगों तक शेयर भी की थी, कि कैसे शशि थरूर के सामने, मैं शशि थरूर का इंटरव्यू करने गया था, जलंधर में हमारी मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा कि कम टू लवली स्वीट्स। तो मैं गया, तो मैं समझ गया था कि हाँ, इसको शशि थरूर को इन्होंने पकड़ा हुआ है, मित्तल जी, साहब ने।
तो मैं वहाँ पहुँच मैं सबसे पहले मैं ही पहुँचा, उसके बाद मित्तल साहब और शशि थरूर आए, फिर शशि थरूर को बताने लगे कि कैसे मैंने मिठाइयों की दुकान से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। वो मिठाइयाँ बड़ी ऐसे कुछ मिठाइयाँ मतलब उनकी तारीफ़ भी बहुत होती है, लेकिन उस दिन मैं जो मिठाइयाँ खिलाई गई वो मुझे अच्छी नहीं लगी खैर। तो उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी का गेड़ा दिलवाने के लिए गए, तभी वो मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए वो बता रहे थे कि मैं राज्यसभा सांसद भी हूँ। तो शशि थरूर साहब ने कहा कि अच्छा आप तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। बोला नहीं पार्टी-पुर्टी कोई नहीं है, मैंने तो 35 करोड़ में मैंने तो अपना सीट लिया है। तो मैं एकदम जी, से हैरान था, शशि थरूर मेरी तरफ नज़र मार रहे, वो इसलिए मार रहे थे क्योंकि एक पत्रकार भी साथ है, तो उसके सामने बोल दे रहा है, उसको पता नहीं है मित्तल को कि जी, आई एम जर्नलिस्ट, उसको लगा कि शशि थरूर का कोई स्टाफ होगा। खैर तो उसके बाद मैंने और शशि थरूर ने अगले दिन जो इंटरव्यू उस दिन तो इंटरव्यू नहीं हो सका हमारा, अगले दिन हुआ। तो शशि थरूर से मुझे करना तो था लोकसभा चुनाव के बारे में इंटरव्यू, लेकिन फिर मैंने सारा जो अपन कहें कि धनाढ़ तंत्र है, प्लूटोक्रेसी है, जो अभी आई हुई है कि एक पार्लियामेंट की जो सीट है, वो एक टिकट जैसी होगी, किसी क्लब की मेंबरशिप जैसी होगी कि यू गिव 35 करोड़ एंड देन यू विल गेट अ राज्यसभा सीट। तो मुझे उसी के ऊपर का बात की हमने प्लूटोक्रेसी पे। खैर इट वाज़ फन, मतलब मज़ा था और थोड़ा भारतीय लोकतंत्र के सही से दर्शन भी होते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो खैर ये हरभजन सिंह जो कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन उनको बीजेपी अब बोलने देगी? क्यों बोलने देगी? क्योंकि वो तो अब तीनों के तीनों उनकी बीजेपी की पार्टी में हैं। खैर बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही तंत्र चल रहा है, कौन किससे कितने पैसे लेकर किधर गया, ये पहले की बातें थी, लेकिन अब इनको गद्दार बोला जा रहा है, अलग-अलग टैग दिए जा रहे हैं, वो भी अलग किस्म की सियासत है, लेकिन उसमें देश का कोई भला नहीं है, पंजाब का कुछ भला नहीं है, सिर्फ अपने-अपने बिज़नेस चमकाने में सब लगे हुए हैं। खैर इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गुरप्रीत।